ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, जो मेरा पहला क्लास था, इसमें से बहुत सारे लोग नहीं थे, तो प्रियम्बल के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रियम्बल से आगे चल के, मतलब प्रियम्बल जो है लास्ट में बना था, पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया है। अब ये पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन के, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बना है, किसने बनाया है। तो सबसे पहले 1934 में, बीच बीच में आप बात कर सकते हैं, मतलब कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले 1934 में एक डिमांड रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जैसे आज का समझिए कि आज पार्लियामेंट है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना था, जो कि कानून बनाता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता। सवाल अगर इस तरीके से हो कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किसने रखा था, तो वो थे एम एन रॉय। ये है एम एन रॉय, दिख रहा होगा आपको। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी थी, कब, 1934 में। सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले किसने डिमांड रखा था, तो वो भी एम एन रॉय ही थे। मतलब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने या कॉन्स्टिट्यूशन बने, बात एक ही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, मतलब जो लोगों का जो ग्रुप होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। हाँ, करिए क्वेश्चन भाई। बेहतर होता कि आप बोल कर करते, तो मतलब जल्दी आपकी क्वेरी को सुना जाता है, लिखने में टाइम लगेगा आपको। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो लिखिए, फिर मैं सुन रहा हूँ जब तक आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है भाई कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए किसने कहा था, मतलब किसने डिमांड रखा था, एम एन रॉय ने। बाकी आप क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं देखता हूँ उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1935 में 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के तरफ से ऑफिशियली डिमांड रखा गया कि ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बनाई जाएगी, ताकि हम आजाद हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन बन सके हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1938 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, चूंकि देखिए जो एम एन रॉय थे वो कोई उतने इंडिया के बड़े लीडर नहीं थे। सर इसी पहले भी किसी ने डिमांड किया था? नहीं, इससे पहले किसी ने डिमांड नहीं किया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, चूंकि जो कि एक पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में बना था। सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में। किसने बनाया था, ए ओ ह्यूम ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उस वक्त वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, जो भी उनका डेजिग्नेशन, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो या फिर वाइस रॉय हो, बट लॉर्ड डफरिन ही थे उस टाइम। तो आपको ये नाम याद रखना है, लॉर्ड डफरिन का। ठीक है भाई, यहां तक डिमांड रखा गया हिंदुस्तानी जो स्ट्रगल फाइटर्स थे उनके द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है, किससे ये रख रहे हैं डिमांड 1924 में? नहीं भाई, वो 1924 में जो बन रहा है ना, वो स्वराज पार्टी 24 में नहीं, 23 में बनी थी। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन कर दिया वेस्ट बंगाल का, यानी कि कोलकाता का, है ना, बंगाल का विभाजन कर दिया, तो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का जन्म हुआ। ठीक है, फिर वहां से एक बात को निकाला गया, 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी बनी। स्वराज पार्टी उसी को कहते हैं जिसमें चित्तरंजन दास थे, प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू थे, एक और कोई था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लोग बहुत थे उसमें। तो उन्होंने विद इन कांग्रेस, वो उनका ये मानना था कि थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए, जैसे कांग्रेस कर रहा है वैसे नहीं, मगर वो विद इन कांग्रेस ही काम करना चाहते थे। तो ऑफिशियली वो डिमांड नहीं रखा गया था। ठीक है, जो ऑफिशियली डिमांड रखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अभी आप सुनते होंगे न्यूज में कि जवाहरलाल नेहरू पता नहीं किसके साथ घूमते थे, गांधी जी पता नहीं किस महिला के साथ घूमते थे। तो वो कहीं लिखा गया है क्या? वो अनऑफिशियली मेरे बारे में भी लोग कह सकते हैं कि ये औरंगजेब उस लड़की के साथ घूमता था, उसके साथ बात करता है।
तो ये रिकॉर्ड पे थोड़ी ना है, बातें तो बहुत सारी बनाई जाएंगी। जो चीजें रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो पूरे आपके सामने है पूरा, वैसे आधी बातों को मत पढ़िए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके वो यस अफवाह सर। र्यूमर होता है, तो हमें र्यूमर पे ध्यान नहीं देना है। र्यूमर के बारे में कोई नहीं पूछता है कि गांधी जी के साथ कौन लड़की घूमती थी, सवाल सिर्फ यही पूछेगा कि गांधी जी कब पैदा हुए थे। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रखा गया। उसके बाद सर लूसेंट में है लेकिन, ठीक है लूसेंट में है वो अलग चीज है, उसमें फिर से आप पढ़िए, या फिर लूसेंट का वो जो भी है स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, उसमें क्या कहा गया है मैं बताता हूँ आपको। तो तो वैसे तो फिर 1929 को भी कहोगे कि वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वराज होना चाहिए, 1930 से इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिमांड क्या वहां से रखा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड रखा गया था, अरे भाई इंग्लिश की क्लास कब होगी? अभी पॉलिटी की क्लास चल रही है, आप इंग्लिश की क्लास का जिक्र कर रहे हो। ग्रुप में तो रहते हो, वहां पे तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड रखा, अब डिमांड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। डिमांड फाइनली एक्सेप्ट भी हो गया। तो सवाल इस तरीके से बनेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी वो कब या फिर किस तरीके से एक्सेप्ट हुआ? तो वो हुआ था अगस्त ऑफर में 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर हुआ था। वहां पे क्या हुआ कि इस डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड को मान लिया गया। फिर 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो ये लेकर आए थे प्रोपोजल को। बट हुआ क्या कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग कब बना है? 1906 में बना है। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि नहीं भाई, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है, इसके बदले में हमें एक सेपरेट पाकिस्तान दे दो मुसलमानों के लिए। ठीक है, इस ये कह के मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को। फिर उसके बाद फाइनली ये जो डिमांड हुआ है ना, फिर कैबिनेट मिशन जो कि क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ आया था कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी, मुस्लिम लीग ने कहा था कि पाकिस्तान बना दो एक, और एक हिंदुस्तान बना दो, यानी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और हिंदुस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसको कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक, और रिजेक्ट करने के बाद फिर क्या कहा कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और मोर और लेस मुस्लिम लीग उस पर राजी हो जाती है, कहती है ठीक है भाई, हम इस डिमांड को हम मानते हैं। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कब आया था और कौन कौन लोग थे वो जान लीजिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 नामों को आपको याद कर लेना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आए थे 24 मार्च 1946 को। और इन्होंने अपना जो प्लान है उसको पब्लिश किया कब? 16 मई 1946। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान? 1946 में। और कौन कौन लोग थे मेंबर इसके? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे इसके मेंबर। उसके बाद यानी कि ये जब 1946 में ये प्लान लेकर आते हैं, पब्लिश करते हैं, इसका मतलब अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, बन जाएगी अब। तो यहाँ पे अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? कब बन रहा है? 1946 के नवंबर में। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना? 1946 के नवंबर महीने में। किस स्कीम के तहत? तो वो स्कीम है कैबिनेट मिशन प्लान, जो हमने अभी जिक्र किया है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है, अब जब असेंबली बनाई जाएगी तो उसमें कुछ लोग होंगे। कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, है ना? उनको क्या क्या करना होगा, उसके बारे में आपको जानना है। तो टोटल जो स्ट्रेंथ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो था 389। जैसे कि मान लीजिए अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं लोकसभा के अभी फिलहाल में? बताइए भाई, मैं सुन रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। लोकसभा के अंदर कितने मेंबर हैं?
सर 545। हाँ 5 मोइन अर्ज कह रहे हैं 552, तलहा 545, आपने भी कहा 545। अभी जो करंटली जो लोग हैं वो है 543, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो आप बता रहे हो 552 का, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना हो सकता है। जो 2 सीट था हुआ करता था, मतलब एंग्लो इंडियन का, वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए 543 मेंबर हैं लोकसभा के अंदर अभी प्रेजेंट में। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स हुआ करते थे। उस 389 में से 296 जो मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से, और बाकी के जो 93 सीट होगा वो होगा प्रिंसली स्टेट के लिए। ब्रिटिश इंडिया मतलब जिसपे अंग्रेजों का शासन होगा, और प्रिंसली स्टेट मतलब जहां हिंदुस्तानी राज्य रजवाड़े राज करेंगे, जैसे नवाब ऑफ भोपाल हो गए, है ना, हरि सिंह हो गए कश्मीर के। हाँ, प्रेजेंट में 543 मेंबर हैं लोकसभा के अंदर। ठीक, तो बस इतना ही याद रखना है और इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। फिर उसके बाद ओके, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन छोड़ देते हैं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है आपको। हाँ, फिर सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, क्या बताया आपने 543, क्या कह रहे हैं मोइन? हाँ, मैंने तो बताया ही कि 543 हैं अभी फिलहाल में। पूरा बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं मोइन? तो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सभी के सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे सिवाय गांधी जी के, ये बात याद रखना है। सिर्फ आपको नहीं आ रही है तलहा, या फिर सबको नहीं आ रहा है? हाँ, आवाज बाकी लोगों के लिए क्लियर है? सर क्लियर है। जी ठीक है, सर। फिर तलहा आपके नेटवर्क में इशू है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, हमने पढ़ा कि कितने मेंबर थे। अब ध्यान से देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, ये सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछा जाए। तो फर्स्ट जो मीटिंग थी वो रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन कब रही है? नवंबर 1946 में। पहली मीटिंग कब रखी गई? पहली मीटिंग रखी गई है 1946 9 दिसंबर को, ठीक है। तो पहली मीटिंग है 9 दिसंबर को 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग रखी गई। उसके बाद ठीक है, फिर ये सब ध्यान नहीं देना है, ये आपके काम का नहीं है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी सवाल समझिए कि सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के थे, इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के हैं, इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट प्रेसिडेंट थे ये। और जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस वक्त 2 वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो जो दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। यहां तक क्लियर हो गया? बीच बीच में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, यस सर। कंफ्यूजन हो, पूछते रहिए। सर रिपीट उसके बाद करिए। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 को, फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 2 वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। भाई साहब PDF में भेज नहीं सकता, 1500 का पेज है, ये एक पूरी बुक है, भेज दूंगा, इतना ज्यादा लोड है कि उस लोड को उठा नहीं पाओगे आप, इसीलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, या फिर आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाओगे
बढ़िया रहेगा, या फिर नोट्स नहीं बना रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि मैं यहाँ से क्या बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या बता रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको प्लीज लिख लो, नहीं लिखोगे मेरा नुकसान नहीं होगा भाई साहब, नुकसान आपका होगा। सर ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो कभी देखना हो तो देख सकते हैं। हाँ ये भी है, रिकॉर्ड भी हो रहा है जी। फिर भाई देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में कि कब दिया गया, तो याद रखना है डेट 13 दिसंबर 1946। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सा याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ये भी नहीं याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सर थोड़ा करीब आ जाएंगे माइक के भाई, बहुत माइक के तो बहुत थोड़ा क्या पूरा पास हो गया। अब कितना, आवाज ज्यादा स्लो है क्या? नहीं सर सही है। नहीं सर सही है, सही है फिर सर। आपके माइक में थोड़ा सा इशू होगा भाई। तो आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया गया था। मतलब कि ये एक जैसे कि कोई बिल होता है ना, असेंबली में पेश किया जाता है, तो फलाने डेट को वो असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको पास कब किया जाता है, मतलब लास्ट में एसेंट कब मिलता है? जब प्रेसिडेंट उसको उसके ऊपर मुहर लगा देगा, तो अब वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो उसी तरीके से समझो कि ये एक बिल था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ जो पार्ट्स हैं आपके प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इंडिया के बारे में बोला गया है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। आप प्रियम्बल में भी देख सकते हो, ये वर्ड वहां पे है, मैंने जब प्रियम्बल पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया भी था। ठीक है, फिर इसमें हाँ एक चीज और है, ये जो स्पीच आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाला, इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, मैं जब प्रियम्बल पढ़ा रहा था Yes, वहां पे एक स्पीच का जिक्र किया था मैंने, क्या नाम था? ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी या फिर यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, हाँ ये था, बी आर अम्बेडकर की स्पीच थी वो। और ये जो स्पीच है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये जवाहरलाल नेहरू ने दी है। तो इस स्पीच का सिर्फ नाम याद रखना है कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो स्पीच है वो किसने दिया है। फिर यहाँ पे देखो आप, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जहाँ पे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की बात की जा रही है, आप प्रियम्बल में भी देखोगे। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये प्रियम्बल में है। फिर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब प्रियम्बल के अंदर है, मैंने पढ़ाया था आपको। इंटीग्रिटी वर्ड है, वो भी वहाँ है ना। इसका मतलब यही था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी से प्रियम्बल को लिया गया था, या फिर इसके कुछ बातों को प्रियम्बल के अंदर लिया गया था, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं, मतलब यही सत्य है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक तरीके से ये एक बिल था और बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको अडॉप्ट किया गया, मतलब सबने समर्थन दिया कि ठीक है ये बिल पास होता है। कब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेट आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद yes sir. हाँ, उसके बाद देखिए फिर पार्टीशन हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो उस अलग होने में एक पार्टीशन का नाम है माउंट बैटन प्लान। ठीक है, माउंट बैटन, जो कि, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, एक मिनट रुक जाइए, मेरी आवाज कट हो रही है तो आई एम सॉरी, एक मिनट में देखता हूँ। सबको कट हो रही है या फिर बस आपको? Clear है सर. ओके, फिर आप में थोड़ा सा इशू होगा भाई, सभी को नहीं, मतलब कुछ को क्लियर दिख रहा है, मतलब जिन लोगों को इशू हो रहा है एक बार आप रिफ्रेश कर लो या फिर चले जाओ बाहर, फिर आओ वापस, जब तक मैं रुका हूँ। अगर जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, देख लिया आप आराम से। एक मिनट रुक जाता हूँ।
हाँ, इसीलिए मैंने मतलब इस टीचमेंट पे रखा है ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है कि बहुत से बच्चों का रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब वो मिस कर जाएंगे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो कोई काम पड़ गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट में भी रिफ्रेश करके देख लूँ कोई और तो नया नहीं आ गया। देखिए ये सब सो रहे थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो माउंट बैटन प्लान कब हुआ भाई? 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान हुआ। हो जा भाई, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई इंडिया अब अलग हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दो होंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन करिए, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो जिस प्लान के तहत इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उस प्लान का नाम है माउंट बैटन प्लान। और वो माउंट बैटन प्लान यानी हिंदुस्तान का जो पार्टीशन है वो कब हुआ था? 3 जून 1947। ये डेट याद रख लेना मेरा दोस्त, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया। ओके, अब ये जो असेंबली थी ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी, है ना। और असेंबली का 2 काम हुआ करता था। अब देखो, जैसे कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पार्टीशन तो कर दिया, इंडिया पाकिस्तान बना ही दिया, कुछ को इंडिपेंडेंट करवा दिया। अब ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 2 तरीके के काम किया करती थी। एक जो काम था उसका था लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव वर्क। और दूसरा जो काम था वो अलग अलग दिनों पे होता था, मतलब एक दिन लेजिस्लेटिव वर्क होगा, दूसरा दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम होगा। जैसे कि सिंपल सा समझो, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो, एक दिन क्या होगा कि असेंबली का काम होगा कि जैसे 3 जून 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया, और असेंबली के जो मेंबर हमने देखा 389 मेंबर थे, कुछ लोग छोड़कर चले गए थे क्योंकि पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान वाले अलग चले गए, वो हट गए। तो उसमें होगा क्या, मीटिंग होगी, किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो वहां पे ये होगा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा तब तक इंडिया को कौन चलाएगा? तो तब तक वो यही असेंबली ही, मतलब टेम्पोररी कुछ लॉज बनाएगी। जैसे मान लो कि किसी ने चोरी कर लिया, तो उसके लिए कौन लॉ बनाएगा? यही असेंबली ही बनाएगी। और आने वाले भविष्य के लिए, यानी कि जब हिंदुस्तान मतलब 26 जनवरी 1950 होगा, यानी जब से कानून लागू होगा, उसके बाद से तो कानून बनाया जा ही रहा था, मतलब उससे पहले उसके लिए कानून यही बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी। तब तक जब तक कानून नहीं बनता है, तब तक हिंदुस्तान को कैसे चलाना है, उस जो टेम्पोररी लॉज था उसको भी यही असेंबली बनाएगी। ठीक है, 2 काम करना था इसको, तो उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझना जो फर्स्ट पार्लियामेंट, ठीक है, वो तो हो गई। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मीट करेगी, यानी कि कानून बनाने के लिए जब चर्चा होगा, तो वहां पे जो चेयर करेंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कहलाएंगे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ लेना भाई, जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मीट करेगी, उसको चेयर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करेगी, उसको चेयर करेंगे जीवी मावलांकर। यही जीवी मावलांकर हैं जो आपके फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर माने जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? वो है जीवी मावलांकर। ठीक है। उसके बाद ये जो 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन आप देख रहे हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है और एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये जो 2 फंक्शन है वो कब तक काम करेगा? 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये दोनों काम करती रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। हाँ, फिर अब देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, 2 फंक्शन भी है इसका, है ना। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक चीज और सुन लो, इलेक्शन कब होता है?
फर्स्ट जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा का इलेक्शन जो होता है कब होता है, दिसंबर के 1951 में, और वो रिजल्ट आते आते 1952 हो जाता है। यानी कि तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं थे कोई भाई। जब आपके इलेक्शन होगा तभी तो प्राइम मिनिस्टर चूज करे जाएंगे, तो तब तक ये असेंबली ही संभालेगी, असेंबली को ही कानून बनाना था, ठीक है, असेंबली ही सब देख रेख करती थी। तो वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन गई, तैयार हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, रेटिफाई किया था। क्या रेटिफाई किया था कि इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। कब, 1949 के मई 1949 में ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था कि इंडिया मेंबर रहेगा कॉमनवेल्थ का। इसीलिए आप देखते हो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, आप देखते हो कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है कि हर वो कंट्री जिसपे ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की है वो कॉमनवेल्थ के मेंबर कहलाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिम्मेदारी थी कि भाई हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो असेंबली ने कहा कि नहीं भाई हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से रेटिफाई कर दिया। कब रेटिफाई किया, मई 1949 में। बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना दोस्त, एनफोर्समेंट, अडॉप्टेड, इन सब वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया किसको, नेशनल फ्लैग को। ये भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कब, जुलाई 22, 1947 को। ये डेट एकदम पी जाना बढ़िया से। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कि भारत का जो नेशनल फ्लैग होगा वो ये होगा ट्राई कलर। कब, 22 जुलाई 1947 को। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम कौन सा है भाई, नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन अधिनायक। हाँ ठीक है, लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ मैं इतना बता दूंगा कि हिस्ट्री वगैरह सब इसी में कवर करवा दूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, टैगोर नाम नहीं है उनका। रविंद्रनाथ ठाकुर को अंग्रेजों का जब एक्सेंट सुनोगे तो अंग्रेज ठाकुर नहीं कह पाते हैं, ठैकोर ठैकोर करते हैं, है ना। रविंद्रनाथ ठैकोर ठैकोर, और वो ठैकोर ठैकोर करते करते वो टैगोर हो गया, ठीक। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मनगढ़। रविंद्रनाथ टैगोर अकेले इंसान है जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान का नेशनल एंथम लिखा है बल्कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम के जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि एक लिटरेचर लिखा था, और उसी गीतांजलि के लिए उनको एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। 1916 या 30 था, कंफर्म नहीं हूं, मगर 13 या 16 में से कोई एक डेट होगा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में उस गीतांजलि को लिखने के लिए नोबेल प्राइज एशिया में सबसे पहले अगर किसी को मिला था तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 या 16 होगा, कंफर्म नहीं हूं, मगर इसी में से कोई होगा, ठीक है। गीतांजलि के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था क्या, नेशनल सॉन्ग को। अब नेशनल सॉन्ग क्या है भाई, वंदे मातरम। ओके, 1913 मोइन कह रहे हैं तो 1930 में था, ठीक है। वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चटर्जी, उनका नाम चट्टोपाध्याय है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय वो एक ही नाम है। उन्होंने नेशनल सॉन्ग को लिखा था, और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950। ये सब डेट बढ़िया से याद रख लेना, और कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज हो गए तो लानत है आप पे, है ना। उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया, कब, वही 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। याद रखना किसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, कब किया, और जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं उसको तो भाई लिख ही लो,
उसके बाद अब देखो यहाँ पे आता है एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दोस्त, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है टोटल 11 सेशन हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि कितने सेशन हुआ था, और सेशन को छोड़ो, गोली मारते हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो ही तो खा जाती है, तो कंफ्यूजन को ही तो खत्म करने के लिए मैं हूं यहाँ पे जिंदा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल कितना टाइम लिया था इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है हमारा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है, देखो ये जो मीटिंग है ना 11+1 टोटल, वैसे तो 11 मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, बट 11+1 मानना इसको, यानी कि 12। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले बार क्लैट के पेपर में यही आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कितनी बार हुई थी, तो बच्चों ने 11 लगा कर आया था और उसका आंसर था 12। और वो 12 क्यों? क्योंकि 11 सेशन तो है, बट जो फाइनल सिग्नेचर है, सिग्नेचर करने का जो डेट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब उसको सेशन नहीं माना गया था, इसलिए वो 11 हो जाता है। जब उसको फाइनल वाले को भी ऐड कर देते हैं तो वो 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 12 ही मानना, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन है वो 12 मानो, क्योंकि जब क्लैट ने उसको अप्रूव किया है, इसका मतलब कि आप 12 के साथ जाओ। सर तो अगर ऑप्शन अगर आया तो रेडियस वाला हट जाएगा तब 2 इयर्स हाँ? 21 मंथ अरे रेडियस जो लिखा है भैया, 3 डेज हट जाएगा। ये तो 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज, तो ये तो अलग चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, मतलब इतने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है, इतने दिन में पूरा बन के तैयार हुआ है। बट जो मीटिंग हुई थी, जैसे कि आप लोकसभा के अंदर देखोगे, मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, है ना, बजट सेशन हो गया, इसमें डे होता है ना। मतलब देखो, जैसे विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन है, उस विंटर सेशन में अगर 11 दिन के लिए सेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 11 दिन ही काउंट होगा। 11 दिन तो सिर्फ सेशन होता है। मान लो कि आज एक सेशन हुआ, आज एक सेशन हो गया, फिर दूसरा जो सेशन है 5 दिन के बाद हो गया, तो सेशन तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, बट डे कितना हो गया? 1 और 5 6 दिन हो गया ना इसमें इस सेशन को, 2 सेशन को अटेंड करने में 6 दिन लग गया। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, बट जो सेशन है वो 12 सेशन अटेंड किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं जितना भी कंफ्यूजन हो, छोटा बड़ा उल जुलूल सब पूछ लिया करो, मैं क्लियर कर दूंगा। फिर ठीक है, ये हो गया जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ। उसके बाद ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि उसी 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनल सेशन में मिली। लिखा हुआ है कि नहीं? उधर 11 सेशन था, इधर फाइनल लिख रहा है, यानी कि 11 और प्लस 1 12 सेशन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल सेशन है 12 है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इधर उधर से पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, 11 लगा कर आओगे, घंटा मिलेगा 1 नंबर कम हो जाएगा। मुझे फिर मत कहना भाई। यस सर। हाँ हाँ, फिर ये है, देखो बहुत सारी कमिटीज हैं, ये भी पूछता है कि किस कमेटी का जो चेयरमैन था या प्रेसिडेंट था वो कौन था। तो उसमें देख लो कमिटीज, वैसे जो मेजर कमिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी कमिटीज हैं वो 8 हैं टोटल। ठीक है, उस 8 कमिटीज में से जो फर्स्ट कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी, और इसमें चिल्लाना नहीं कि सर ये भी याद करें, सर इसको भी याद करें, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, याद करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर ने कौन सा कमेटी के बारे में पूछ रखा है और आपने किसको याद किया है। रट्टा मार लो, रट्टा क्या मारना है, 5 बार पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाएगा, दिमाग लगाओगे तो। देखो यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट जो भी कह लो, वो थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू सबसे एक तरीके से वहां पे अभी फिलहाल के लिए बड़े नेता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो मेंबर होंगे, यानी कि वो चेयरमैन थे। प्रोविंशियल, जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी क्या थी? डंडा से मार के जितने भी स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स नाराज हैं, हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, सरदार पटेल का काम था डंडा से मार के उनको हिंदुस्तान में शामिल कराने का। तो प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो
चेयरमैन था वो कौन था? सरदार पटेल थे। ठीक है। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद बारे में कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है समझो कुछ नहीं जानता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। इसमें 7 मेंबर थे। नीचे देखेंगे 7 मेंबर में से कौन कौन लोग, बाकी के 6 बचे हैं। सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, जो चेयरमैन है B.R. अम्बेडकर है। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके भी सरदार पटेल हैं। इसके सब कमिटीज हैं, छोटी छोटी कमिटीज इसमें भी हैं। सब याद नहीं करना है, देखो ये याद कर लो, वैसे सब याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वाला याद कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन करिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी थे। माइनॉरिटीज के सब कमेटी HC मुखर्जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये लंबा चौड़ा है, छोड़ दो इसको। एक्सक्लूडेड, इसको भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, इसे याद करो छठे को। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। और स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस बात खत्म हो गया। 2 बार 4 बार देखोगे हो जाएगा। हाउ मेनी कमिटीज वर देयर? अरे भाई साहब, अभी तो बता रहा हूं कि मेजर कमिटीज 8 थी। ये 8 कमिटीज मैंने दिखा दिया आपको। देखो होता क्या है, अब मैं बता रहा हूं, एक चीज समझो। जो हमारे हाथ में हथियार आ गया है ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आदमी अपने आप को क्या समझता है? एवरीवन इज जर्नलिस्ट, है ना? सबका एक अलग एजेंडा है। सरकार ने कोई कानून बनाया, सभी लगते हैं लिखने, ये कानून गलत है, ये कानून सही है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हर कोई अपने आप को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट का याद रखो, जर्नलिस्ट के लिए कोर्स करना पड़ता है ना? भाई साहब, मैं डीप में ही तो जा रहा हूं, इतना डीप नहीं। अब क्या डीप जाओगे यार? 8 ही कमेटी है, अब क्या जबरदस्ती 16 कमेटी पूछवाओगे क्या? अब कितना डीप? क्या समंदर में गोता खाना है उसमें? इससे डीप नहीं पूछेगा तो बताओ। अगर अगर इससे क्या डीप? जब 8 ही कमेटी है तो अब उसमें क्या डीप? क्या 10 कमेटी जबरदस्ती पैदा कर दें हम? मैं जानता हूं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसीलिए मैंने पॉलिटी लिया है कि आपको मैं यस बता सर, सकूं। सही। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब बता दूंगा आपको कैसे क्या क्या करना है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, 2 अपने तरफ से बना दिए भाई। मैं जब बता रहा हूँ 8 ही कमेटी है तो भाई डीप, अब कितना डीप यार? क्या पनडुब्बी जहाज हो गए हो? नीचे सबमरीन की तरह जाओगे एकदम चेक करने के लिए? अब क्या चेक करोगे जब लास्ट पता ही है कि इतना ही है? जबरदस्ती तो निकालने की कोशिश कर रहे हो यार। तो सुनिए, चीजों को पहले कंप्लीट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, है ना? तब समझ में आएगा। और जब बीच में ही बोलोगे ना तो खुद कंफ्यूज रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले सुनना पड़ता है। ठीक है, ये मेजर कमिटीज 8 हो गई। वो मैं आपको नहीं कह रहा था, मतलब मैं जनरली सबको कह रहा हूँ, सबको कहता हूँ मैं। बस कोई पकड़ में आ जाता है तो मजा आता है थोड़ा सा। चलता रहना चाहिए वैसे। फिर देखिए, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, ये सब, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल्स कमिटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। हाउस कमेटी B पट्टाभी सित्तारामैया थे। ये यही थे शायद जिनका डेथ हो गया था, और इसके बाद ही फिर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। यही थे कांग्रेस के, या फिर इनसे ही मिलता जुलता कोई नाम था, आई थिंक यही होंगे। 53 डेज इन्होंने भूख हड़ताल किया था और इनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद ही आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे फर्स्ट राज्य बनाया गया। ठीक है, हाँ मुझे लगता है यही थे। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, डॉक्टर के एम मुंशी। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। उसके बाद और क्या है कमिटी, बहुत सारी कमिटी है, ये छोड़ दो यार, बहुत सारी, इतना बट कौन याद करेगा इतना? छोटी कमिटीज को छोड़ो। हाँ ठीक है, मेरे पर्सनल अकाउंट पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी है, तो एक कमिटी है जो इंपॉर्टेंट है, वो है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एसके धर, एक जो कि चेयरमैन थे इसके। ठीक है, और फिर उसके बाद अब आइए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जिक्र करते हैं।
ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी, भाई साहब जो डीप बात कर रहे हैं वो डीप याद रखिए अब इसको। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अब बताओ 29 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 29 छोड़ो, 28 बताओ। नहीं, हाँ नहीं 29 ही बताओ, 29 ही है, 28 कैसे हो जाएगा? 29 अगस्त को शायद मुझे लगता है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, स्पोर्ट डे उसको सेलिब्रेट यस करते सर। हैं। और 28 फरवरी था, मतलब साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया। यस हाँ सर। तो मैं ये कह रहा था कि 7 जो मेंबर थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये 7 लोग हैं जो कि मेंबर है। ठीक है, उसके बाद बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो आपको बता दूं इतना ज्यादा डीप। ये नहीं, ठीक है। फिर ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया था। हमने प्रियम्बल भी पढ़ा था, वहां पे देखा था कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। और भाई डीप वाले भाई सब बताओ तो क्यों 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? हाँ भाई, क्यों लागू किया गया था 26 जनवरी को जब अडॉप्ट यही कर लिया गया? तो लेट करने की क्या वजह थी? सर एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था ना उस दिन, तो उन्होंने बोला उसी दिन हमें हमें अडॉप्ट करना है। हाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू का सेशन था यस लाहौर का 1929 में, जब वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज हमें लेना है, इसलिए वेट किया गया 26 जनवरी 1950 का। अब डीप यहाँ पे याद करना है तो डीप आवाज नहीं आ रही है ना? बहुत बढ़िया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको मॉडर्न मनु कहा जाता है। ये सब उनके टाइटल्स हैं। फिर ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको पता ही है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? 26 जनवरी 1950, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के नाम से। फिर उसके बाद ये कहाँ जा रहा है भाई साहब? जुलाई कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इधर कुछ नहीं है। बाकी क्विक रिवीजन में देखो ये है कि बहुत से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, छोड़ो ये सब बहुत लेंदी हो जाएगा, मत पढ़ो ये सब नहीं, ये सब भी नहीं, ये तो और नहीं। अब बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो भाई कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सिंबल था वो एलिफेंट था, हाथी। हाथी मेरे साथी भैया दूर न जाना, है ना? एलिफेंट जो है अडॉप्ट किया गया था, कैसे? सिंबल था किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद बी एन राव, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, एलिफेंट वाला भी पूछा जा चुका है। बी एन राव को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी जिसको कहा जाता है लीगल एडवाइजर, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइजर थे वो थे बी एन राव, और एच वी आर अयंगर को चूज किया गया था सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में। एस एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये छोड़ दो, देखो ये गोली मारो, इसे गोली मारो, है ना? अब प्रेम बिहारी रायजादा, इनका जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कैलीग्राफर थे, मतलब इन्होंने अपने खुद के हैंडराइटिंग से इतने खूबसूरत अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। टाइप करके नहीं लिखा गया, वो इनके हाथों से लिखा गया है, इनके मुबारक हाथों से लिखा गया है। शाहजहां होता तो हाथ कटवा लिया होता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर थे जिन्होंने क्या नाम है यार, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। फिर हिंदी वाले, ये हटाओ, हिंदी में कौन लिखा था वो सब कौन याद रखता है? एक हो गया। फिर ये क्या है?
ठीक है, इधर दिखा कुछ नहीं दीजिए देखना है। दोबारा। हाँ, किधर किधर? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हम उससे बता दिया करो, ठीक हुआ सर, शाहजहां नहीं था। हाँ, नहीं था, नहीं, सही कह रहे हो। वैसे शाहजहां ने हाथ नहीं कटवाया था किसी का, पता है आपको? इतना भी जालिम नहीं था वो कि हाथ कटवा दे। हाथ कटवाना इज ओनली अ मुहावरा, वो एक मुहावरा है। इसका मतलब इतना पैसा दे दो सामने वाले को कि उसको अब कोई दूसरा उस तरीके का काम नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड हाथ काट दिया था। शाहजहां ने हाथ जो काटा था वो तलवार लेके हाथ नहीं काट दिया था, इतना क्रूर बादशाह भी नहीं था वो। ठीक है, हाथ काटने का मतलब उसको इतना पैसा दे दो कि वो अब उस तरीके का काम अब कहीं नहीं करेगा, उस तरीके का बिल्डिंग नहीं बनाएगा। दैट इज कॉल्ड हाथ काटना, मुहावरा था वो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। फिर मैं अभी ले चलता हूँ आपको, ये तो बता ही दिया मैंने। इधर आ भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। बताओ भाई, कोई दिक्कत, परेशानी, संशोधन करने की जरूरत? नो सर। मजा आया है? यस सर। यस सर। अभी और मजा यस दिलाता हूँ। सर। हैं? कौन है भाई? कुछ छोटा बच्चा है क्या? बोलने दो यार छोटे बच्चे को। ओके, रुको, अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगे, है ना, आप कभी भी देख सकते हो। और थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में जिक्र कर लूँ। किधर हो रहा है? कहाँ चले गए भाई? जब तक कुछ बोलिए भाई, इतना चुप चुप मत रहा करो यार, डर लगता है खामोशी से। कुछ बोला करो। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। ये तो पूरा उल्टा है, इसको सीधा कैसे करें? उल्टा ही है क्या? अरे भैया, अरे सीधा हो जाए। अरे नहीं, ये तो कैसे सीधा, सीधा सर कैसे? आप ही बोलते रहे, अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ सर हाँ, आप एडजस्ट चलिए कर भाई। लीजिए, हम तो घुमा लेंगे मोबाइल। नहीं नहीं नहीं, मैंने घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया। देखो भाई, ये 2012 का, अरे फिर से टेढ़ा हो गया क्या? सर इसको रोटेट कर दें। हाँ हाँ, रोटेट हो गया भाई। देखो, ये 2012 का पेपर है, एमयू का, बीए एलएलबी का। यहाँ तक कुछ नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये भी नहीं है। देखो, जैसे एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अरे भैया हो जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब अभी हमने पढ़ा नहीं है वैसे, है ना, जो कि यहीं से है, मतलब इंडियन पॉलिटी से है कि यूएसए से क्या लिया गया है ना। नहीं, लिया नहीं गया, ये नाम है पार्लियामेंट का। ठीक, कि किस पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है या फिर संसद कहते हैं उसको, तो यूएसए का पार्लियामेंट का क्या नाम है? भैया मेरे, अरे मुंह से निकल गई भैया। सर बाइकैमरल, आई थिंक। कांग्रेस। कांग्रेस, यस, वेरी गुड, कांग्रेस। तो कांग्रेस वहाँ के पार्टी का नाम है, सॉरी, पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, और बाइकैमरल का मतलब होता है कि जो जिसमें 2 हाउस होते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, पढ़ेंगे वो लोकसभा जी राज्यसभा सर, जब जी आएगा जी। तो एक इस तरीके का। देखो, अब ये सवाल बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था, आपने याद करना है जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, खास करके वो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, यानी कि इंडिया के साथ या फिर किसी भी कंट्री के साथ जो क्रिकेट खेलती हैं, उनके प्रेसिडेंट के नाम
या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके नाम, या फिर उनके पार्लियामेंट का नाम, उनके कैपिटल, उनका करेंसी। साथ ही साथ जो अभी कंट्री न्यूज में है किसी का, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, ये आपस में फाइट कर रहे हैं, इनके ऐसे याद करना है, कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट का नाम, उनके जो मतलब लीडर्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर किंग हो कहीं, या फिर मोनार्की हो, कुछ भी हो, उनके नाम आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे पेपर्स को, कि एक अगर पार्लियामेंट आ रहा है कहीं का, तो समझो कि आपको कम से कम 20-25 कंट्री के पार्लियामेंट का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद वीवीपैट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अभी कोशिश कर रहा हूँ, बताऊंगा मैं हर चीज़, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया या फिर पढ़ाने वाला हूँ वहां तक आप पहुंच पाओ। फिर उसके बाद यहाँ देखो कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट, चलो एक बात बताओ, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? यूपी की हाई कोर्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद। और ये लखनऊ वाला क्या है? सर वो बेंच लखनऊ में ही है सर, लखनऊ में। और इलाहाबाद क्या है फिर? सर 2 है शायद। सर हो वो गए लखनऊ कंफ्यूज? में बेंच है और इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। हाँ, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में, जो नया वाला बना है उसको लेके। उस 25 हाई कोर्ट की बेंच कहाँ है, मतलब बेंच छोड़ो कहाँ है, जैसे कि मान लो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, उसका क्या नाम है? बॉम्बे हाई कोर्ट। उस तरीके से, प्लस उसका सीजीआई कौन है, सीजीआई नहीं मतलब सीजे कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, मतलब हर हाई कोर्ट का इतना कम से कम याद होना चाहिए आपको, खास करके जो इम्पोर्टेंट है। यूपी का बहुत आता है नाम, है ना, यूपी, बॉम्बे। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि 25 का आप लिख लो, 1-2 बार देख लेना। फिर ये वाला, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, सब पढ़ा दूंगा मैं। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है? हीग में। नेदरलैंड। कहाँ है ये? हेग में, नेदरलैंड में। यस सर। जितना भी यूएन के जो ऑर्गन्स हैं, सभी के सभी यहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर यहाँ है, सिवाय इस आईसीजे के। ये एकदम बढ़िया सा फंडा है कि जितने भी यूएन के, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली हो, या यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल हो, या फिर कोई सा भी हो, सेक्रेटेरिएट हो, कुछ भी, उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। सिर्फ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में, नीदरलैंड के अंदर। यस सर। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन है जज उधर आईसीजे में? कोई भंडारी भंडारा चला गया, नाम हाँ है। दलवीर भंडारी, हाँ दलवीर भंडारी, वेरी हाँ गुड, दलवीर भंडारी साहब है। कितने होते हैं टोटल जज उसमें? 15 होते हैं टोटल जज। अब ये देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ अभी कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है वहां तक देखता हूँ, 1-2 आया है या नहीं आया है। ये ह्यूमन, अच्छा ये बताओ ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर। हाँ, इसी दिन 10 दिसंबर। नोबेल प्राइज दिया जाता है। यस सर। तो देखो मतलब कैसे करोगे, जैसे देखो अक्टूबर 24 को नामो निशान नहीं है कि कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर 1 को आई थिंक एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 17 को यहाँ भी कुछ नहीं है, 17 को तो कुछ नहीं सेलिब्रेट करते हैं, तो बचा है कि ये दिसंबर 10 को आंख बंद करके लगा सकते हो, है ना। यस बताओ सर। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? सो 5th सितंबर। और वर्ल्ड टीचर्स डे? यही तो है मेरे दोस्त कि टीचर्स डे स्कीम पता चल गया है सबको, चिल्ला चिल्ला के किसी ने बता दिया है, टीचर्स डे पूछ लेता है, चिल्ड्रंस डे पूछ लेता है, अब नया चीज पूछेगा कि चलो बताओ वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को करते हैं, लिख लो। ठीक है। उसके बाद अभी नया 26 जनवरी को, सॉरी 26 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अभी छोड़ो, 25 को तो पता होगा, 25 को क्या करते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस, हाँ क्रिसमस। और
हैं? अटल बिहारी के नाम पे गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है। और अभी हाल ही फिलहाल में, हाँ, गुड गवर्नेंस डे 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस ऐसे ही कुछ नाम था, हाँ, बाल वीर दिवस ही नया अभी हुआ है, सेलिब्रेट करेंगे हम। अभी नया बना है तो क्या ही पता आ जाए, लिख लो। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा क्लास मिस मत किया करो, मैं बस वही चीज नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत सी चीजें पढ़ा दिया करता हूँ। जैसे कि देखो, सर आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ, 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस या वीर बाल दिवस ऐसे ही कुछ होगा, मगर वीर था बाल के साथ, तो यही होगा मुझे लगता है। बाल वीर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। एक बार उसको मतलब उनको मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ। सर मीन्स ये एक बार सेलिब्रेट किया गया मीन्स 26 दिसंबर को, या करने वाले हैं? अभी से हुआ है, मतलब इस साल से वो हुआ है, ओके सर, थैंक अभी यू। मतलब 2021 से। अच्छा, वीर बाल दिवस नाम है उसका, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह उनके क्या कहते हैं, शायद बर्थ पे ये किया जा रहा है। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया अभी कि भाई बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र भी नहीं आया था, थोड़ा सा आया था, मैंने सब थोड़ा बहुत बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक्स्ट्रा जो बताऊं लिख लिया करो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थे? WC बनर्जी। हाँ, WC बनर्जी, वेरी गुड। WC ये बनर्जी। कौन है? एओ ह्यूम कौन है? सर इन्होंने फाउंड की है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। जब INC बना, ईयर क्या था? क्या सर? 1885। हाँ, और फिर कौन था अंग्रेज, कौन था उधर, मतलब वाइसराय या फिर जो भी लॉर्ड गवर्नर? डफरिन। लॉर्ड डफरिन। वेरी गुड, डफरिन। ये एनी बेसेंट कौन है? हु इज एनी बेसेंट? डर तो नहीं रहे हो ना? देखो, एनी बेसेंट कौन है पता है? सरोजनी नायडू हाँ कौन है? सर। हाँ, कांग्रेस मिनिस्टर, वेरी गुड। ये जो एनी बेसेंट है, ये फर्स्ट फीमेल है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल है। और सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। सरोजिनी नायडू यस सर। थी ना? हाँ, वही थी, ठीक है। मैं भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब पता नहीं कब का पढ़ा हुआ है। समझ गए भाई? यस सर। यस सर। चलो, अब ये बताओ, गांधी जी कब बने थे, किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे गांधी जी? 1924। 1924 में गांधी जी बने थे, बेलगाम वो जगह का नाम था, ठीक है। सर 19 24 एक ही बार वो बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 1924 में। बेलगाम नाम था, मतलब साउथ इंडिया में है वो, लगता है। मोतीलाल नेहरू भी मतलब मुझे लगता है 3 बार तो बन ही गए होंगे। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कब क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया भाई साहब, ये हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आपने पढ़ना है भाई साहब, मन लगा के पढ़ा करो यार, इसमें थोड़ा जवाब दिया करो। मतलब अब बताओ, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मतलब इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, टीचमेंट। तो वो लेट लेट से सो के आ रहे हैं, पता नहीं क्या है मतलब, या फिर मजा नहीं आ रहा है मतलब पढ़ने में, तो ग्रुप लेफ्ट कर जाओ यार। और मतलब उन बच्चों को रहने दो जिनको मजा आ रहा है। सर जिनको हाँ आ रहा है चलो, वो तो है ही यहाँ पर। हाँ ये बढ़िया है। ये बताओ भाई, ये फर्स्ट जो मेरे फर्स्ट क्लास में होंगे उनको पता होगा ये, कि रिलीजियस बॉडी एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल पावर, यानी जब रिलीजियस बॉडी पावर एक्सरसाइज करती है तो उस टाइप के गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? एरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलीक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी सर। फर्स्ट क्लास में कौन कौन था जब प्रियम्बल में पढ़ा रहा था, कौन कौन था? यस सर। हाँ तो बताइए भाई, कौन सा क्रेसी होगा?
शायद एरिस्टोक्रेसी। सर ये नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी सर नहीं होगा। सेकंड थियो हाँ, थियोक्रेसी होगा। मैंने एक बताया था कि थियोक्रेसी मतलब ये Yes, होता है जहाँ पे एक स्टेट का एक रिलीजन होता है, वो थियोक्रेसी कहलाता है, थियोक्रेटिक स्टेट कहलाता है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, कोई रिलीजन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है ना, तो वो थियोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 2-3 क्वेश्चन तो इधर ही मिल गया एक ही 2 दिन में। और सर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? हाँ, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय फ्यू, मतलब कुछ लोग जो मिलके चलाते हैं वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। और बाकी ये देखिए भाई, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कैपिटल याद रखना है। ये हंगरी का कैपिटल पूछ दिया है, बुडापेस्ट होता है, तो आपको कैपिटल याद रखना है, करेंसी याद रखना है ना, ये सब तो याद ही रखना है आपको। रट्टा मार लो उसको बढ़िया से, ताकि वहां से 1-2 नंबर गायब ना हो आपका। फिर बस इतना ही है मतलब। ठीक है, ये 2012 का पेपर था, बहुत पुराना है काफ़ी, मगर फिर भी इसी तरीके से 1-2 करके बहुत ज़्यादा होगा। मतलब और भी जो लोग पढ़ाएंगे उनसे भी आएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा मुझसे भी आएगा, है ना। बाकी जो आप पढ़ेंगे वो तो फिर है ही। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? कल भी है 5 बजे क्लास इसी पॉलिटी की, इसके आगे पढ़ा जाएगा, है ना। सर ये रिकॉर्डिंग कब आएगी ऐप पे? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा कुछ मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद शायद अपने आप ही आ जाता है वो। अच्छा ठीक। हाँ, वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में देखो, इधर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। फिर ये है, तो यहाँ पे ये समरी है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। इधर मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये समरी, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको। ये टेस्ट, अगर मैं टेस्ट लूँगा तो इधर, फिर इधर कुछ चैट करना हो तो मैं इधर आपसे मैं ग्रुप में भी चैट कर सकता हूँ, मैं आपसे पर्सनली भी चैट कर सकता हूँ, आप भी मुझसे कर सकते हो ग्रुप में या पर्सनली। इधर ये नोटिस बोर्ड है, मैं कुछ गाली वगैरह लिख के भेजूंगा तो यहाँ से आपको दिखेगा। इधर ये होमवर्क है, अगर कुछ होमवर्क दूंगा तो ये स्टडी मटेरियल है। अगर मतलब इसका तो मैं नहीं, बहुत ज़्यादा है, मतलब लेंदी है इतना बुक, मतलब 1500 का पेज है लक्ष्मीकांत। सर मैं नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे ऐड, क्योंकि वो मेरी क्लास नहीं है, वो ऋतिक भाई की है, वो आपको ऐड करेंगे। क्यों लेफ्ट क्यों कर गए आप? यहाँ पे होमवर्क, यहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल, मैं जो पढ़ाऊँगा वैसे कोशिश करूँगा मैं आपको दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो। और देखो, जब टेस्ट होगा ना, मान लो मैं टेस्ट लूँ आपका, है ना, तो मैं मतलब बता दूंगा, या फिर यहाँ से नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा कि इस डेट को आपको इतने टाइम पे टेस्ट है। बट टेस्ट वाले में आपका साहिल में ग्रुप में पिन है। हाँ भाई, थोड़ा सा ग्रुप में देख लिया कीजिए, पिन है ग्रुप। यहाँ टेस्ट में क्या करना है, टेस्ट में आपको कोई लिंक नहीं भेजेगा, यानी कि नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा टेस्ट में। जैसे कि अभी मतलब जैसे ही मैं लाइव आया, हो सकता है आपके पास गया हो नोटिफिकेशन, बट यहाँ टेस्ट वाले में नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपके पास। आपने सिर्फ क्या करना है, नोट कर लेना है डेट और टाइम, उसी टाइम पे आप आके यहाँ से। और एक चीज और है कि यहाँ मुझे तो नहीं दिखेगा, यहाँ जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ से क्लास ज्वाइन कर रहे हो यहाँ से, है ना, ऐसे करके वहाँ उस टाइम में क्या करोगे कि जब टेस्ट ज्वाइन करना होगा, तो ये सब सारे क्लासेस हैं, मतलब ये मेरे और भी 2 क्लासेस हैं, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मतलब इधर को नीचे की तरफ इस साइड में, मतलब इधर को, है ना, इधर को वो वही क्लास, मेरा वाला ही क्लास लिख के इधर आ रहा होगा, तो आपको नीचे से उसको ज्वाइन करना है। जब नीचे जाओगे तो उधर यही सब ऑप्शन आपको शो करेगा, ये सब, या फिर जहाँ से आपने ज्वाइन किया है वहाँ से अगर ऑप्शन शो कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ये आपका अटेंडेंस है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कौन किधर है आज, अरे किस दिन का है भाई, मंडे। अच्छा, मंडे तो हुआ नहीं था, मतलब संडे, आज संडे है ना,
ये है संडे, इधर देखिए ये है, ये संडे है। ये डिटेल्स इस तरीके से है कि अब्दुल सत्तार प्रेजेंट है। इसमें ये भी दिखाएगा कि आप कितना परसेंट अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट होके गाना गा रहे हैं उधर अकेले में, है ना। ये सारे प्रेजेंट हैं बच्चे, और ये है एब्सेंट वाला। इतने बच्चे एब्सेंट भी हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं इन लोगों के बारे में। अरे ये एब्सेंट कैसे होगा भाई? सर मैं तो प्रेजेंट हूँ ना। वही तो, अच्छा अपने सर आप अब वो अपने आप ही हो जाएगा फिर। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। कौन? नाम बताइए फिर छोड़िए। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम बताइए भाई। मोइन अर्श। मोइन किधर दिख रहा है भाई? एक मिनट भाई। सर आपके बाद ही हूँ जस्ट। ठीक है, वो है, तब वो उधर है, आप प्रेजेंट हैं। टेवरी आप हैं, ठीक है। और इसमें से कौन है भाई? कौन? राबिया फयाज। अच्छा राबिया फराज। सर सुम्बुल। सुम्बुल। शबाना मतलब गड़बड़। सर फाजिल अहमद। एक मिनट फाजिल, एक मिनट फाजिल आप हैं पहले से ही है। और मैं नाम बोलता हूँ, आदिया रहमान है? नहीं है। तब अथरवानी नहीं है। मोहम्मद राफे आप थे। आसिफ रजा। गिफ्ट वाउचर ये मैं हूँ भाई, दूसरा मोबाइल है मेरा, इसी से मैं मतलब नोटिफिकेशन आपका पढ़ रहा हूँ। बाकी चुम्बुल है, नरगिस नहीं है। सैफी, ये सैफी भाई साहब कौन है? सैफी ये मेरा हॉस्टल का नाम है। एब्सेंट सर। अच्छा एब्सेंट है, चलिए रहने दीजिए। तलहा वगैरह ये सब बाकी है, ठीक है। तो किधर गया मैं? किधर हूँ? हाँ मैं इधर हूँ। अच्छा हाँ भाई सब लोग प्रेजेंट हैं। नहीं असल में अच्छा ये दूसरा वाला फोल्डर खुला हुआ है। ये दूसरा वाला फोल्डर मतलब जब आप लोग शायद ज्वाइन नहीं हुए होंगे तब का वो दिखा रहा था। अब आपके जाते ही वहाँ पे शो करेगा कि आप लोग प्रेजेंट थे। तो कल भी क्लास है आपकी, कब है? वही 5 बजे यही पढ़ा जाएगा इंडियन पॉलिटी। इसके आगे मतलब इसके आगे क्या अब बचा? प्रियम्बल आपको पढ़ा दिया और ये पढ़ा दिया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब शायद क्या बचा? अब शायद फंडामेंटल राइट होगा, या फिर उससे पहले का थोड़ा कुछ चीजें होंगी, उसके बाद फंडामेंटल राइट। यानी कि कल ही फंडामेंटल राइट पे हम पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट पढ़ लिएगा। फंडामेंटल राइट से पहले रुकिए बताऊं क्या है। सिटीजनशिप है, नहीं फंडामेंटल राइट को मारिए गोली। सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइए। थोड़ा सा आप और क्या है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ कर आइए, और वहाँ पे बढ़िया से पढ़िएगा। यूनियन टेरिटरीज कब बना, आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है कि कौन सा स्टेट कब बना, किस ईयर में, पहले कौन बना, रिकमेंडेशन क्या दी गई थी कि स्टार्टिंग में जब हिंदुस्तान बना था तो पहले कितने स्टेट थे, कितने यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में किस अमेंडमेंट के तहत ऐड होते चले गए, वगैरह वगैरह। वो सब मैं बताऊंगा, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू लेकर आइएगा, ठीक है भाई? ओके सर। ओके सर। हाँ अच्छा एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं कुछ नया नाम दिख रहा है मुझे। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक 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 ओके सर। ठीक। हाँ ठीक है भाई, रुक जाइए थोड़ा। राबिया फयाज आप कहाँ से हैं? जी सर मैं JNK से हूँ, कश्मीर से। अच्छा सॉरी आपने बता दिया। तलहा, ज़हरा आपने बता दिया? इन्होंने बताया था क्या?